मंत्रालय की टीम ने गांव में शुरू की जांच पड़ताल। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद। इंदिरा चौक पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। एसपी नॉर्थ विवेक शेखर ने लिया सुरक्षा का जायजा। फ्लाईओवर समेत 9 अतिरिक्त अंडरपास को मिली मंजूरी। 4500 करोड़ की लागत वाले छत्रगला टनल को भी मंजूरी मिली है। बनी से भद्रवा के बीच सुगम होगा यात्रियों का सफर। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जिला राजौरी के बड़ाल गांव में 17 लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। प्रशासन ने गांव में सामूहिक भोज, बड़े आयोजनों के साथ साथ शोक सभाएं आयोजित करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने शादी समारोह में भी भीड़ एकत्रित न करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कोटरका के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। इस बीच मामले की जांच के लिए गठित अंतर मंत्रालय टीम ने गांव में पहुंचकर पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, राजौरी में जो रहस्यमयी मौत का मामला है वो उसको लेकर इस वक्त प्रशासन ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं और सामूहिक भोज हो, जैसे एक जगह खाना खाना या भोजन हो या इस तरह की कोई गतिविधि हो, उस पर रोक लगा दी गई है। बड़े आयोजनों और शोक सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। कोई भी वहां पर बड़ा आयोजन नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जो वहां पर गठित अंतर मंत्रालय की टीम पहुंची थी, यानी गृह मंत्रालय ने जो जिस टीम का गठन किया था, वो गांव में पहुंचकर उसने भी जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन ये पूरा राजौरी का इलाका, जो पूरा इलाका है, ये इस वक्त नम आंखों में है, खौफ में है कि आखिर ये कैसा जहर है, ये मौतें कैसे हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जमशीद मलिक जुड़े हुए हैं। जमशीद, बहुत दुख भरे शब्दों में मुझे ये कहना पड़ता है कि राजौरी में कुछ परिवार के लोगों ने जो है वो जाने गंवाई हैं। 17 जाने अभी तक वहां पर जो है वो गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। अभी तक जो पूरी गतिविधियां हुई हैं, जो पूरी प्रक्रिया हुई है, चाहे वो जांच हो या बाकी अन्य चीजें हो, थोड़ा डिटेल में आप जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा क्या क्या हुआ है। चित्र बिल्कुल, ये एक दुख भरी खबर जरूर जो निकलकर यहाँ से सामने आ रही है, मगर उसके बाद ये मामला दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुका है। अब तक यहाँ 17 लोगों ने अपनी जानें दी और उसके बाद देर रात मामला जो नौजवान 23-25 साल नौजवान एजाज अहमद, जब उसकी भी हालत बिगड़ी तो उसको मेडिकल कॉलेज लाया गया और उसको बाद में चंडीगढ़ रेफर कर दिया। मगर उसके बाद प्रशासन ने बड़े कदम जरूर अब उठाए हैं, जिनमें उस पूरे इलाके को सील कर दिया है। किसी के अंदर आने या जाने पर पाबंदी दी गई है। देर रात को 10 लोगों को वहां से मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया था। ये वो 10 लोग थे जिन लोगों के नजदीक के परिवार लोगों ने अपनी जानें दी थी। 10 लोग उनमें शामिल है। मगर थोड़ी देर पहले 17 लोग और इसी गांव से बढ़ा से इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाके, इस तरह कुल मिलाकर इनकी संख्या 27 तक पहुंच चुकी है, जिनको क्वारंटीन में यहाँ रखा गया है, क्योंकि ये बड़ा मामला बनता जा रहा है। हालांकि हेल्थ महकमा से चीज बार बार ये कही जा रही है कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं है। अगर वायरस नहीं है तो उसके बावजूद इस तरह के लोगों के पॉजिटिव आने का या लोगों के इस तरह के हालात बिगड़ने का कारण क्या है, ये जानना एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है और बड़ा सवाल भी इस पूरे मामले के अलग अलग पहलू हैं और अलग अलग सवाल भी खड़े होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन का एक मामला निकल कर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि उससे हो सकता है, ये एक शक बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। क्या इसको लेकर अभी जांच पड़ताल शुरू हुई है और जो सैंपल्स लिए गए हैं वो ग्वालियर में भेजे गए हैं और भी कई अन्य राज्यों में भेजे गए हैं ताकि उनकी जांच पड़ताल हो? लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि आखिर ये मौतें उस पर्टिकुलर परिवार में कैसे हुई? क्या जानबूझकर ये चीजें हुई हैं या कोई इस तरह का वायरस है या जो न्यूरोटॉक्सिन की बात हो रही है? लेकिन पर्टिकुलर जब बात आती है, विशेषकर जो एक परिवार की या एक या दो परिवारों की बात आती है, तो तब सारे सवाल खड़े होते हैं। शीतल, बिल्कुल यही बड़े सवाल जन्म ले रहे हैं। अगर वायरस होता तो एक ही खानदान के लोगों को टारगेट क्यों करता? दूसरी तरफ जब ये कहा गया कि चश्मा जो मिला इसके अंदर कुछ पॉइजन पाया गया, अगर पॉइजन पाया गया तो सिर्फ एक ही परिवार पर क्यों अटैक कर रहा है और पूरे गांव के लोग? कल जब हम इस चश्मे पर पहुंचे, वहां लोगों से हमने बात भी किया तो लोगों का ये मानना है कि वो लगातार इसी चश्मे का पानी इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद असलम की फैमिली, जिसके 6 बच्चे अब तक इस दुनिया से चले गए, उस फैमिली का ये मानना है कि उनके घर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर यह फैमिली है और ये कहना है का कि उसने कभी इस बावली का रुख नहीं किया। उसके बाद जहां तक न्यूरोटॉक्सिन की बात आती है, कल जिस तरह हम डॉक्टर से भी बात करते हैं, डॉक्टर का यह मानना कई किस्म के न्यूरोटॉक्सिन है, मगर जब तक ये साफ कि कौन
न्यूरोटॉक्सिन इसमें इस्तेमाल हुआ, इस पे किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत ज्यादा होगा। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि सिर्फ एक फैमिली, एक ही परिवार के लोग सभी इसमें निशाना बन रहे हैं, सभी बीमार हो रहे हैं, जो सिर्फ एक परिवार। हालांकि गांव के बहुत सारे लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते थे, क्योंकि 2 दिसंबर से ये मामला अगर शुरू होता है, 2 दिसंबर में फजल के घर में शादी थी, 7 दिसंबर को पहला मामला फजल के घर से सामने आता है, जहां 6 लोग बीमार पाते हैं, जिसमें फजल और फजल की बीवी और 4 बच्चे शामिल है, जिसमें 4 बच्चे उसके जान दम तोड़ देते हैं। उसके बाद फजल राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर उसकी मौत होती है। फिर 13 दिसंबर को दूसरा मामला सामने आता है मोहम्मद रफीक के घर से, जिसके 3 बच्चे अफेक्टेड होते हैं और तीनों की मौत हो जाती है। उसके बाद एकदम खामोशी जैसी हो जाती है। अगर वायरस होता तो वायरस 1 महीने का गैप के बाद दोबारा जन्म किस तरह लेता, ये बड़े सवाल जरूर है। हेल्थ महकमा इसीलिए कह रहा है कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं है, क्योंकि वायरस 1 महीने की शांति के बाद, खामोशी के बाद दोबारा नहीं जन्म लेता। अगर बात करें ये भी सवाल है ना जमशीद कि वायरस एक कॉमन डिजीज है और इसमें पर्टिकुलर एक परिवार तक वायरस सीमित नहीं होगा। अगर वायरस होगा तो वो किसी में भी आ सकता है। वहां जरा मुझे डेमोग्राफी के हिसाब से बताइएगा, वो जो इलाका है, जो वो गांव है, कितना बड़ा गांव है, कितने उसमें लोग रहते हैं और कितने सारे घर हैं, थोड़ा सा वो समझाइएगा जरा। शीतल, बिल्कुल, अगर पीर पंजाल पूरे की रेंज की बात की जाए, दूर दराज और पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाके के गांव भी पहाड़ों पर बसे हुए हैं, और कहीं भी करीब ऐसा, कल मैं पिछले 5 दिन से इसी गांव के अंदर में था और 5 दिन में मैंने देखा कि कोई भी ऐसा घर कहीं नहीं मिलेगा जहां 2 या 3 घर एक साथ हों। हर एक घर के बीच में तकरीबन 200 मीटर या 300 या 500 मीटर का फासला जरूर पाया जाता है। मगर जो बड़ी चीज ये देखने वाली है, फजल हुसैन का घर, असलम का घर और दूसरा रफीक का घर। रफीक का और फजल हुसैन का जो घर है वो नजदीक जरूर पाए जाते हैं, मगर असलम का घर उससे बहुत दूर पाया जाता है। मगर तीसरा जो मामला जब सामने आता है, जब एक घर के अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा था जिसमें ये बात सामने है कि मीठे चावलों का इस्तेमाल हुआ, उसमें हो सकता है किसी का न्यूरोटॉक्सिन पाया जाए, मगर उस घर के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने मीठे चावलों का इस्तेमाल किया। असलम की फैमिली की बात करें कि 3 बच्चे वहां गए हैं, 3 बच्चे घर में ही थे, मगर ये कहा गया कि इसके घर में वो मीठे चावल भी लाए गए। सिर्फ एक ही फैमिली पर अगर वायरस है होता तो एक फैमिली पे अटैक नहीं करता, और लोग भी इसमें अफेक्टेड हो सकते थे। अगर हेल्थ महकमे की बात करें, वो डे 1 से वहां काम कर रहा है, उसके कुछ मुलाजिम इसमें अफेक्टेड हो सकते थे। लगातार हम पिछले 5 दिन से उसी गांव के अंदर हैं, किस तरह की कोई चीज ऐसी किसी गांव के अंदर में देखने को नहीं मिली, इसीलिए इसको एक क्रिमिनल एंगल से भी देखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पहाड़ी इलाका, और इन पहाड़ी इलाकों में पीर पंजाल रेंज के अंदर, गाँव के अंदर, देहातों में या जंगल के अंदर कई तरह की जड़ी बूटियां, जिसपे हमने डॉक्टर ने भी बात की थी, हमने उनसे बात भी की थी, हो सकता है किसी जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल या किसी तरह का न्यूरोटॉक्सिन। मगर जब तक ये टॉक्सिन सामने नहीं आता, ये वादे नहीं हो जाता, ये साफ नहीं हो जाता कि कौन सा न्यूरोटॉक्सिन इसमें इस्तेमाल हुआ है, तब तक किसी भी आगे नतीजे पर पहुंचना बहुत तो ज्यादा मुश्किल है। मगर इसको एक बड़ा एंगल जो है, सुनियोजित एंगल भी दिया जा सकता है, प्री प्लान्ड भी दिया जा सकता है, यानी एक सुनियोजित ढंग से इसको करवाया गया है। एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है। शीतल, बिल्कुल, इसमें बहुत सारे एंगल देखने वाली बात है। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वायरस होता तो एक परिवार पे अटैक नहीं करता, इसलिए इसको क्रिमिनल एंगल से भी अब देखा जा रहा है। अगर क्रिमिनल एंगल से इसलिए देखा जा रहा है कि एक ही परिवार के लोगों में ये चीजें पाई जा रही हैं, और लोगों के अंदर क्यों नहीं ये चीजें पाई जा रही हैं। ये चीजें जब तक साफ नहीं हो पाएंगी, जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी कि इसमें कौन सा न्यूरोटॉक्सिन जो बताया जा रहा है कि कौन सी किस्म का न्यूरोटॉक्सिन है, तब तक इसमें आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब तक न्यूरोटॉक्सिन की वो चीज समझ नहीं आएगी कि कौन से न्यूरोटॉक्सिन का इस्तेमाल हुआ, तब तक इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मगर अभी तक इसमें किसी तरह की कोई पेशरफ अभी तक सामने नहीं आ सकी है। जी ठीक है जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, जमशीद लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपको भी हम यही कहते हैं कि आप भी अपनी जगह अलर्ट रहें। फिलहाल अब बात गणतंत्र दिवस के नजरिए से करते हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। जम्मू के इंदिरा चौक पर पुलिस द्वारा नाका लगाकर हर आवाजाही करने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है। इस दौरान एसपी नॉर्थ विवेक शेखर मौके पर पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जहां भी कोई लावारिस चीज मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि गणतंत्र दिवस से पहले कोई बड़ी घटना जम्मू के अंदर ना घटे। तो इसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। आप खुद ये तस्वीरें देख रहे होंगे। जम्मू का जो इलाका है, शहरी जो इलाका है, वो पूरी तरीके से इस वक्त निगरानी में है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। 26 जनवरी का मौका है, गणतंत्र दिवस का मौका है, उसको लेकर यहां पर कोई बड़ी घटना ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, उसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। इंदिरा चौक हो या फिर एमए स्टेडियम के आसपास का इलाका हो, जहां पर ये प्रशासन की तरफ से जो आयोजन है वो होता है, और इसके साथ साथ आईडीज भी चेक की जा रही हैं।
हर आवाजाही करने वाला जो व्यक्ति है या जो वहां पर वाहन है उनकी आईडीज चेक की जा रही हैं, उनको जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, उनकी गाड़ियां चेक की जा रही है कि क्या इस तरह से कोई सामान उठाकर ना ले जाएं। या आप खुद तस्वीरों में देख रहे होंगे। और तो और पूरी छानबीन की जा रही है। जम्मू कश्मीर हालांकि आतंकवाद से ग्रसित इलाका रहा है। ये 1990 के दौर से हमने आज तक देखा है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ा पर्व होता है या कोई भी बड़ी राष्ट्रीय गतिविधि होती है और उसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद अपनी पहुंच पहुंचाना चाहता है या फिर उसमें खलल डालने की कोशिश करता है। कई मायनों पर, कई मौकों पर हमने इस चीज़ को देखा है। और इस बीच अब पुलिस पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा भी ले रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में इस वक्त सुरक्षा चाक चौबंद है। विकास हमारे साथ जम्मू से हैं और वसीम हमारे साथ इस वक्त डोडा से जुड़े हुए हैं। वो भी वहां से बताएंगे कि आखिर वहां की सुरक्षा किस तरह की नजर आ रही है। विकास, जरा बताइएगा, तस्वीरें बताइएगा, वहां पर क्या माहौल है जम्मू के अंदर और कैसी सुरक्षा गणतंत्र दिवस से ठीक पहले नजर आ रही है। तैयारियां जो है मुकम्मल की जा रही है। इस बार 26 जनवरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए स्टेडियम, मौलाना आजाद स्टेडियम पर, जहाँ पर जो है 26 जनवरी की जो है सलामी जो है वो ली जाएगी, तिरंगा जो है फहराया जाएगा और आईजी मनोज सिन्हा जो उनके नेतृत्व में जो है ये सारा कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। उसके द्वारा जो है तिरंगा, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी की बात करें तो वो वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसी के चलते जो है सुरक्षा को लेकर जो है खासी जो है वो तैयारी यहाँ पे देखी जा रही है। आप देख सकते हैं एमए स्टेडियम के बाहर है, इसलिए आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे अलर्ट है। सुरक्षा जो है वो यहाँ पे पूरी अलर्ट जो है वो रखी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है गाड़ियों को जो है वो चेक जो है वो किया जा रहा है, उनकी आईडी वगैरह चेक की जा रही है। जो लोग अंदर जो है पार्टिसिपेशन जो है वो करने वाले हैं 26 जनवरी की परेड को लेकर, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल और कॉलेज के बच्चे क्यों ना हो, उनको भी जो है वो चेक कर ही जो है अंदर भेजा जा रहा है। और पूरे जो है सिक्योरिटी का पूरा चौकसी यहाँ पे की गई है, क्योंकि जम्मू के जितने भी वगैरह बहुत, अगर हम एरिया की बात करें, जैसे कि होटल लॉज की बात करें, वहाँ पर जो है सुरक्षा जो है वो चेक जो है वो किया जा रहा है। फुटेज जो है, सीसीटीवी कैमरे जो है उनको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कहा गया है। और यहाँ पर भी आपको बता दें, यहाँ पर जो है 3 केस जो है सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पर जो है निगरानी में रखेंगे। कोई भी संदिग्ध अगर कोई देखने को मिलेगा तो वहाँ पर जो है ड्रोन जो है वो स्पेशल जो वो लगाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज जहाँ पे पूरा अपना काम यहाँ पे करते हुए और कोई भी चूक ना हो उसके चलते जो है यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है। और अगर आपको बता दें बॉर्डर पे अगर बात करें, जैसे कि हमारे एलओसी जो है वहाँ पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। जी ठीक है विकास, बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ डोडा से भी वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, डोडा में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि डोडा भी एक ऐसा जोन रहा है, एक ऐसा पॉइंट रहा है जो आतंकियों के लिए एक हमेशा हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में या पिछले साल में आतंकियों ने कई बड़े हमले भी डोडा के अंदर किए थे। तो इस मद्देनजर डोडा में सुरक्षा व्यवस्था रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। शहर में हो या आसपास के इलाके हों या नेशनल हाईवे का इलाका हो, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? बिल्कुल क्षेत्र, देखिए कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था डोडा शहर की तस्वीरें किस तरह की हैं। जैसे जम्मू में इन्होंने कहा, जम्मू के साथ साथ जिला डोडा के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हर दिन हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज अलग अलग लोकेशंस पे हम देख रहे हैं गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हालांकि वो दूर दूर इलाकों से जो गाड़ियां पे आती हैं, हाईवेज के ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं, जरूर उनको चेक किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और एसएसपी डोडा संदीप मेहता साहब खुद इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे उतर रहे हैं। खास करके हम शाम की बात करें, डीएसपी हेडक्वार्टर उनके साथ एसएचओ डोडा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हर गाड़ी को आने जाने वाले लोगों पे नजर रखी जा रही है। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस पब्लिक भी दे रही है। और खास करके हम स्पोर्ट्स टीम डोडा की बात करें, जहाँ पे झंडे की सलामी दी जाएगी, वहां पे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी वहां पे काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और आने जाने वाले लोगों पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे इर्द गिर्द रहते हैं, उन पे भी नजर रखी जा रही है। और खास करके जो होटल्स यहाँ पे है, जो लोग वहां पे रुक रहे हैं, और उनसे भी, जो होटल के मालकिन है, उनसे भी पूछा जा रहा है कि कौन से इलाके के लोग आपके पास रुके हैं, पूरा वो चेक किया जा रहा है। तो इससे हम देख रहे हैं कि आवाम भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। और जहां तक आपने पहले बताया कि यहाँ पे आतंकी हमले हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा शहर के अंदर भी बढ़ा दी गई है। तो इंतजार 26 जनवरी का होगा। 26 जनवरी के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, लगभग एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सारे मुकम्मल किए हैं। तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे जब 26 जनवरी आएगा, काफी जज्बे के साथ वो दिन यहाँ पे भी बनाया जाएगा। जी
विकास, लौटता हूं आपके पास। विकास, पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की सक्रियता बढ़ी हुई है और इन्फिल्ट्रेशन के मामले भी बढ़े हैं। लगातार सूत्रों के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही थी वो कह रहे थे कि भाई अब जो घुसपैठियां हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आतंकी जो गतिविधियां हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक बड़ा त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व, एक बड़े स्तर पर इसको मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है आतंकी बौखला जाते हैं। इसको लेकर जम्मू शहर में किस तरह की व्यवस्था है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो जम्मू शहर के अंदर? जी, बिल्कुल आपने कहा कि जहाँ पर जो है जैसे कि 26 जनवरी का या कोई भी आता है तो यहाँ पर जो है कि आतंकी गतिविधियाँ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ पे पूरी यहाँ से जो है अलर्ट है और जगह जगह जो है वहाँ पर जो है चेकिंग जो है वो की जा रही है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ जो है, अगर कोई भी शक के दायरे में जो आता है या फिर कोई संगीत कोई दिखता है, उस पर जो है पूरी इंक्वायरी, पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती है, पूरी जांच जो है की जा रही है। और पूरा अगर हम की बात करें, जगह जगह जो है वो नाके इम्पोज किए गए हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो सारी जो फोर्सेज जो है वो यहाँ पे अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात है जो 26 जनवरी जो परेड है उसको जो है वो निरंतर रूप से जो है वो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से जो वो इसका जो है वो की जाए। उसी के चलते जो है यहाँ पर भी आपको बता दिया, जैसे हमने पहले बताया, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज की सारी जो टीमें हैं वो यहाँ पे जो गठन किया गया है। अपने बीएसएफ के जो जवान है वो यहाँ पर अंदर जो है वो जहाँ पे ड्यूटी पर है। और अगर हम बात करें कि सीआरपीएफ की जो टीम है वो जहाँ पे जो जवान है वो जहाँ पे तैनात किए गए हैं। और पूरी यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात करें, कोई भी तो प्रूफ नहीं होगी वो। ठीक है विकास जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डोडा से जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस एससी सेल का 1 दिवसीय सम्मेलन है और इसमें पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी प्रतिभाग करेंगे। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। एससी सेल के कार्यकर्ताओं को भी पूर्व सीएम संबोधित करने वाले हैं और कई सारे मंत्र भी अपने जो कार्यकर्ता हैं, एससी सेल के कार्यकर्ता हैं, उनको देने वाले हैं। तो आज पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इसमें प्रतिभाग करेंगे, इसमें हिस्से लेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एससी सेल का ये 1 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी की कमान अभी भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाथ में है। इस मद्देनजर ये महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जा रहा है। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे, एससी सेल के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और एससी सेल के कार्यकर्ताओं को पूर्व सीएम संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें 10 साल के बाद ये सरकार बनी है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पूर्ण बहुमत के साथ जो है उन्होंने सरकार बनाई है। शिल्पा शर्मा फोन लाइन पर हमारी संवाददाता हैं। शिल्पा, पूरी जानकारी बताइएगा इस सम्मेलन को लेकर। और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला वहां पर पहुंचेंगे, वो संबोधन भी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपको बता दें कि ये वनडे कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं और संबोधित करते हुए जो है वो नजर आ रही हैं। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एससी सेल की ये वनडे कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर तमाम जिला के नेता इस समय पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए आने वाले जो पंचायती चुनाव है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को जो है वो एकजुट कर रहे हैं और पंचायती चुनाव जीते उसको लेकर यहाँ पर जो है वो आम जन जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको जो है वो संबोधित कर रहे हैं। देखिए अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो जहाँ पर इन्हें भारी मतदान मिला था और उसी प्रकार से पंचायती चुनाव ये जीते उसको लेकर यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ताओं को बता रही हैं कि किस प्रकार से जो है वो काम करना है और आगे की रणनीति जो है वो क्या कुछ रहने वाली है। शिल्पा, ये बताइएगा क्योंकि काफी देर के बाद सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य भूमिका में है और एक मजबूत कड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार में है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में क्या जोश भरने का काम भी यहाँ पर अध्यक्ष की तरफ से रहेगा? आप माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। क्या इन कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से रहेगा क्योंकि काफी देर के बाद चुनाव हुए और सरकार भी बनी है? जी बिल्कुल, देखिए जो पंचायती चुनाव आने वाले हैं आने वाले समय में, तो उसको लेकर काम किस प्रकार से करना है वो रणनीति को तैयार किया जाएगा और एक जोश, एक कार्यकर्ताओं में जोश और नेताओं में जो है वो जोश भरा जाएगा ताकि आगे जो पंचायती चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर जो है वो कार्यकर्ता और नेता पूरी तरीके से जो है वो तैयार रहे। शिल्पा, और कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस सम्मेलन में पहुंचेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से?
जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं, जो कि कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो तमाम जिला के नेता हैं वो उन्हें संबोधित इस समय जो है वो कर रहे हैं। वहीं पर सेम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो इस वनडे कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस समय जो है वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचेंगे। इधर कठवा सब डिवीजन का चिनाब घाटी से संपर्क जोड़ने वाले महत्वपूर्ण छत्रगला टनल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, कालीबड़ी में लोगों की मांग के अनुरूप फ्लाईओवर का काम और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे समेत नेशनल हाईवे पर 9 अंडरपास का निर्माण भी होने जा रहा है। आपको बता दें, इससे बनी से भद्रवा के बीच का सफर भी सुगम होगा। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे वो टनल के प्रोजेक्ट्स हों या रोड के प्रोजेक्ट्स हों, वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरियां मिल रही हैं। कठवा सब डिवीजन का जो चिनाब घाटी से संपर्क करेगा, जो एक जोड़ने वाला टनल बनेगा, उसके निर्माण को मंजूरी मिली हुई है। और कुछ समय पहले जब एक बड़े टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर किया गया था, जो सीधे कश्मीर से लद्दाख की तरफ उस टनल को जोड़ना था, लेकिन उस समय नितिन गडकरी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की थी। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। रंजीव, ये फ्लाईओवर हो या फिर टनल हो, एक जाल सा बिछा लिया गया है, कुछ और नए टनल्स को मंजूरी मिली है। कितनी बड़ी सौगात और कितनी बड़ी राहत है आम लोगों को? देखिए शीतल, इस परियोजना के चलते जो कठुआ जिले को डोडा जिले के साथ भद्रवा के साथ जोड़ने वाली जो छत्रगला टनल है, क्योंकि वहां पर बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है कि साल के 6 महीने ही रोड वो खुल पाता है। अगर ये टनल जो है वो छत्रगला की बन जाती है तो पूरे साल ये रास्ता आम जन के लिए, वाहनों के आने जाने के लिए एक सुगम रास्ता बन जाएगा और बिना रुकावट वाहन जहां कठुआ से बाहरी राज्यों से आते हैं और शॉर्टकट तरीके से पहले देखना फिर कश्मीर घाटी की तरफ जा सकते हैं। इस टनल की मंजूरी जो पहले जो इस रोड का जो काम था वो बीआरओ ने करवाया, फिर बाद में इसको नेशनल हाईवे की परियोजना में डाला गया, लेकिन राष्ट्रीय अधिक होने के कारण अब इसे अतिरिक्त राशि की मंजूरी जो 4 से 4.5 करोड़ रुपया जो यहाँ पे लगना है इस टनल की को बनाने में, उसकी मंजूरी मिल गई है, जिससे काफी हर्ष की बात है, क्योंकि काफी देर से ये इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन फंड्स की मंजूरी नहीं मिलने के कारण काम नहीं शुरू हो पाया था। अब केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसकी कोशिशों के बाद कल देर शाम को घोषणा की कि इस टनल के लिए राशि जो है मंजूर कर ली गई है। वहीं तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कालीबड़ी चौक, जो कठुआ जिला मुख्यालय का मुख्य चौक है, नेशनल हाईवे से कठुआ जिले मुख्यालय की तरफ जाने के लिए वो काफी व्यस्तम रहता था, ट्रैफिक की व्यवस्था हमेशा रहती थी, जाम आए दिन। रंजीव, चिनाब घाटी का जो संपर्क कठवा से बनेगा, जो टनल बनेगा, उसको पर्यटकों के दृष्टिकोण से बहुत अहम माना जा रहा है। क्या वाकई में आने वाले समय में ये टनल इन पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है? ना सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि जो आसपास के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल, रोजगार की बात तो लाजमी है बढ़ना, क्योंकि टनल के बाद साल के 12 महीने जो सब ट्रैफिक वहां से चलेगा और जो आने जाने वाले टूरिस्ट होंगे, जहाँ अन्य लोग जो वाहन चालक हैं, उनको भी पता है कि ये रोड खुला रहता है, तो वो इससे रूट की तरफ पंजाब से अगर अटल सेतु से वो लोग एंट्री करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो अगर डोडा किश्तवाड़ की तरफ जाना है तो बनी के रास्ते से वो बसोली बनी के रास्ते से होकर सीधे डोडा की तरफ चिनाब वैली के साथ टच करता है। चिनाब वैली का जो संपर्क है वो कश्मीर के साथ है। वहीं इसी के साथ 4500 करोड़ रुपए की जो फ्लाईओवर के लिए जो निर्धारित की गई राशि, वो उसको भी मंजूरी मिली, जिसमें 9 अंडरपास जो बने हैं और कठुआ में 1300 मीटर का जो कालीबड़ी में फ्लाईओवर है, जहां पर 600 मीटर के जो है वो पिलर वाला बनेगा और बाकी में जो डक्टेड जो फ्लाईओवर बनेगा, तो इससे काफी राहत मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। रंजीव हमारे साथ बने हुए थे। बहुत सारे टनल प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त निर्माणाधीन है, जो चल रहे हैं, और कुछ परियोजनाओं को मंजूरी भी मिली है। आने वाले समय में कुछ और परियोजनाएं आ सकती हैं जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी, जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत ढांचा बन सकती है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।